दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि पहले यूपीएससी के ईओ एओ पोस्ट की तैयारी कर रहे थे और अब उस एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आने की वजह से एएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। बट उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ईओ पोस्ट और एएलसी पोस्ट के बीच में कंपैरिजन क्या है, जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इन दोनों पोस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया लग जाए कि भाई अगर आप लोगों ने ईओ एग्जाम की तैयारी करी है तो क्यों आपको एएलसी एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एएलसी एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीवाईक्यूज, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता लगता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस एक्चुअल में आते कैसे हैं। तो आप यहां पर 2015, 2017 और 2023 के एएलसी पेपर्स को विद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डाउनलोड करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पे एएलसी और ईओ पोस्ट को कंपेयर करने वाले हैं। ईओ पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर पोस्ट इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, और दूसरी पोस्ट है एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं सबसे पहले तो इन दोनों की जॉब प्रोफाइल और नेचर ऑफ ड्यूटी को, फिर हम ड्यूटीज की कंपेरिजन करेंगे, फिर हम पोस्टिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर को कंपेयर करेंगे दोनों पोस्ट के लिए, फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईओ पोस्ट और एएलसी पोस्ट का कंपेयर करेंगे, फिर हम एग्जाम पैटर्न का कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट में हम सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई अगर आप में से किसी एस्पिरेंट ने ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो क्यों उसे एएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल एंड नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो यहां पर अगर मैं ईओ एग्जाम की बात करूं तो ईओ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर बनते हो इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कि किसी मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली नहीं आती है। वैसे वो फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बट एज सच वो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट कहलाई जाती है। तो यहाँ पर आप जब ईओ एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप क्लास बी पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहां पर आप लोगों को पे मैट्रिक्स के हिसाब से 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 8 की पे मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिक पे क्या होगी आपकी ₹9300 से लेके 34,800 और ग्रेड पे आपकी 4800 होगी। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 47,600 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहेगी। और दोस्तों अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं सून आफ्टर ज्वाइनिंग तो लगभग आप लोगों को 85,000 से लेके 95,000 के बीच में सैलरी मिलती है, जो कि काफी अच्छी है अगर मैं क्लास बी पोस्ट की बात करूं। इसके बाद ईओ पोस्ट आपकी ग्रेजुएटेड पोस्ट नहीं है, ठीक है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है, बट ये परमानेंट पोस्ट है। एक बार आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो जब तक आप कुछ उल्टा सीधा नहीं करते आप लोगों को नहीं निकाला जाता और आप रिटायरमेंट की एज तक इस जॉब को एंजॉय कर सकते हैं। बट ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर इसी के पैरेलल हम कंपेयर करें एएलसी पोस्ट को तो एएलसी पोस्ट क्लास ए पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है लेवल 10 में आपकी एंट्री होती है पे मैट्रिक्स के हिसाब से और आप लोगों को ग्रुप ए में सर्विस करने का मौका मिलता है, जो कि सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आप बेसिक पे 15,600 से लेके 39,100 तक ड्रॉ कर सकते हैं और आपकी ग्रेड पे 5400 होती है। तो आपकी जो सैलरी बनती है वो रेंज क्या बनती है 56,100 56,100 से लेके 1,77,500 तक। तो अगर आप इन जो है ज्वाइनिंग ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आपकी जो है सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग आप लोगों को 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में सैलरी मिलती है, जो कि बेटर है ईओ पोस्ट से। तो ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है, ये ऑल इंडिया जो है सर्विसेज का पार्ट है, सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट है और यहाँ पर आप लोगों को परमानेंट पोस्टिंग देखने को मिलेगी और ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आती है। तो ऑल इंडिया जो है सर्विस करने का मौका मिलता है। ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट ये नहीं है कि सेंट्रल लेबर सर्विस का पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया तो लग ही गया होगा फेयर कि भाई एएलसी पोस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ लेवल, इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इज बेटर देन ईओ पोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटीज की कि भाई ड्यूटीज क्या परफॉर्म करनी पड़ती हैं जब आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर बनते हैं या फिर जब आप एएलसी बनते हैं। अगर मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की बात करूं तो बेसिकली ये एक दायरे में काम करते हैं। इनका दायरा क्या होता है, ईपीएफओ का जो फंक्शनिंग एरिया है वो इनका दायरा होता है। तो यहां पर ये जो ईपीएफओ के एक्ट है उनकी इन्फोर्समेंट, उस एक्ट के अंदर रिकवरी, अकाउंट्स को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, कैश संभालना, लीगल प्रोसीडिंग्स चेक करना, पेंशन एंड कंप्यूटर के रिलेटेड देखना, ये इनका काम हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी ईपीएफओ का वर्क जो है एरिया है वहां पर ये जो है डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, जो क्लेम्स होते हैं उनको सेटल करने का काम करते हैं और रिटर्न इंश्योरेंस रिटर्न चेक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड दायरे में काम करते हैं। अगर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करूं तो इनका दायरा काफी बड़ा है। ये बेसिकली जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है वो डिस्चार्ज करते हैं और यहाँ पर जितनी भी लेबर इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल
फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो उनके जो प्रोविजंस है उनको इन्फोर्स करने का काम बेसिकली एएलसी ऑफिसर करते हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या है? प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्फोर्समेंट ऑफ वेरियस लेबर लॉस एंड टू एस्टेब्लिश अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी मैनेजमेंट। तो इनका काम जो है काफी बड़ा होता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ईओए की बात करूं तो ईओए में आपको जब आप अकाउंट ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं तो आपको ऑफिस वर्क करना पड़ता है, थोड़ा टेबल जॉब हो जाती है। लेकिन जब आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं तो आपको फील्ड जॉब करनी पड़ती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है जनरली इसकी जॉब जो है ऑफिस जॉब होती है, लेकिन कुछ कुछ ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए इसको भी अपना फील्ड जॉब वाला फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। बट अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं तो इनका जो वर्किंग स्पेयर है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू ईओए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। देखो जस्ट लाइक ईओए, एएलसी में भी आप लोगों को ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बंध के रह जाएंगे। आपकी प्रमोशंस ईओए में थोड़ी सी इरेगुलर है, जब आप ईओए से एपीएफसी बनते हैं उसके बाद वो रेगुलर हो जाती है। जनरली एक ईओए को प्रमोट होके एपीएफसी बनने में 5 से 12-13 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी इरेगुलरिटी आपको प्रमोशन में देखने को मिलेगी, लेकिन एपीएफसी बनने के बाद आपको प्रमोशन थोड़ी रेगुलर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इनिशियली जो रेगुलर वर्ड में लिख रहा हूँ वो ओवरऑल जो है फ्रेमवर्क के हिसाब से लिख रहा हूँ, बट पहली प्रमोशन आपको थोड़ी सी इरेगुलर देखने को मिलेगी। लेकिन जो ट्रांसफर है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है। आप एक पर्टिकुलर एरिया पे 3 साल, एक पर्टिकुलर ऑफिस में 3 साल और एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में 9 साल तक जॉब कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो है स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी कोई फैमिली जो है कमिटमेंट्स हैं, तो उस केस में आप ट्रांसफर जो है अपनी फेवर के हिसाब से भी जो है पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पोस्ट की, तो यहाँ पर भी पोस्टिंग ऑल इंडिया है, रैंक के बेसिस पे ही आप लोगों को पोस्टिंग मिलेंगी और यहाँ पर प्रमोशन काफी रेगुलर है। आप लोगों को लगभग हर 4-5 साल बाद अपनी प्रमोशंस देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी जो ट्रांसफर हो ट्रांसपेरेंट मैनर में ही होती हैं, एक पूरे सिस्टम के थ्रू जो है आपकी जो है ट्रांसफर होती हैं और रेगुलर ट्रांसफर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगेन दोनों का जो जॉब नेचर है या जो पोस्टिंग प्रमोशन का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि एएलसी में प्रमोशंस रेगुलर है कंपेयर टू ईपीएफओ। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। देखो अगर आप ईओए की एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई कोई भी ग्रेजुएट जिसकी डिग्री कंप्लीट है वो ईओए एग्जाम में अपीयर कर सकता है। कोई और हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम किसी भी फील्ड में कर रखी है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एएलसी एग्जाम की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और इन्होंने इसेंशियल बना दी है, मस्ट बना दी है। वो कंडीशन क्या है कि भाई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन 5 में से किसी एक फील्ड पे। कौन कौन से 5 फील्ड हैं? सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। अगर इन 5 में से किसी एक फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है प्लस आपके पास डिग्री है तो आप अब इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी मस्ट कंडीशन टू अप्लाई फॉर एएलसी एग्जाम। इसके साथ एक डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि भाई अगर आपके पास डिग्री इन लॉ है तो हम आपको डिजायर्ड मान लेंगे, बट ये दोनों कंडीशन आप लोगों ने सेटिस्फाई करनी ही करनी है। तो यहाँ पर हर बच्चा जो ईओ एग्जाम दे सकता है वो एएलसी एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके पास डिप्लोमा है वही एलिजिबल माना जाएगा फॉर गिविंग द एएलसी एग्जाम। और दोस्तों ये बहुत मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर लगभग 4 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 12-13 हजार ही लोग फॉर्म भरते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होता। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में भी डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं ईओ एग्जाम की एज लिमिट की, तो आप 30 की एज तक ही ईओ एग्जाम दे सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 30 इज दी मैक्सिमम एज, मिनिमम एज यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो आप 33 की एज तक, अगर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो वो 35 की एज तक ईओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 40 की एज तक ईओ के लिए अप्लाई कर सकता है। बट अगर मैं एएलसी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 साल एडिशन देखने को मिलेगी हर एक ग्रुप की, हर एक कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन में या फिर एज लिमिट में। तो यहाँ पर भी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है एएलसी पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 35, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40, ठीक है, एंड पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 45। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है लेकिन 40 है फॉर एसटी कैटेगरी। तो ये आपकी एज लिमिट है फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम, जो कि 5 साल ज्यादा है फॉर ईच कैटेगरी फ्रॉम द ईओ एग्जाम। अब लास्ट में बात करते हैं
एग्जाम पैटर्न की, सेकंड लास्ट है, इसका सिलेबस भी है। एग्जाम पैटर्न दोस्तों दोनों ही एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एएलसी एग्जाम और ईपीएफओ के ईओ एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर है। दोनों ही एग्जाम में 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जहां पर आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। इस पूरे पेपर को 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा, आपको 120 मिनट्स का जो है टाइम मिलेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दे तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन 0.833 की पेनल्टी लगेगी। आप यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश भाषा में क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। और एक और बात कि भाई यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर ही देखने को मिलेगा, मतलब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और पेपर आप लोगों का फिजिकली कंडक्ट होगा, आपके हाथ में फिजिकल पेपर आएगा अलॉन्ग विद ओएमआर शीट। तो सेम पैटर्न जैसा कि ईओ एग्जाम का था वही पैटर्न यहाँ पर एएलसी एग्जाम का है। और दोस्तों अगर मैं इंटरव्यू की बात भी करूं तो यहाँ पर भी इंटरव्यू का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। आप लोगों को 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ता है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको आउट ऑफ 100 50+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 45+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। या फिर अगर आप एससी एसटी या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 40 या 40 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी ओवरऑल सिलेक्शन मानी जाएगी। तो जो पैटर्न आपका ईओ एग्जाम का है वही पैटर्न एएलसी एग्जाम फॉलो करता है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ईओ एग्जाम का सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस है और अगर आपने सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एएलसी एग्जाम की ऑलमोस्ट 80% प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि आप करंट अफेयर ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप आईआर एंड लेबर लॉ ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सोशल सिक्योरिटी आपने वहां पर भी प्रिपेयर कर रखी है, क्वांट आपने वहां पर भी प्रिपेयर कर रखा है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू लेबर आपने आधे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की फॉर्म में यहां पर भी कवर कर रखा है। तो ईओ एग्जाम का सिलेबस एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली एएलसी एग्जाम के से कंपोनेंट्स कवर होते हैं, बट यहां पर 20% आपको जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ डेप्थ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा लेवल ऑफ लेबर लॉस को और लेबर कोड्स को और सोशल सिक्योरिटी एक्ट को। वहां पर आपसे कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने ईओ एग्जाम की तैयारी करी है तो उसने कहीं ना कहीं सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है फॉर द एएलसी एग्जाम। तो आई होप अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई ईओ एग्जाम अगर आपने दे रखा है या फिर इसके लिए प्रिपेयर कर रखा है तो क्यों आपको एएलसी एग्जाम की तरफ आना चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।